गुड आफ्टरनून 10th क्लास। कैसे हो बच्चों? जैसा कि हमारा न्यू चैप्टर चल रहा है जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी कि जीव जनन क्यों करते हैं पहले तो। ठीक है, क्योंकि अगर जीव जनन नहीं करेंगे तो क्या होगा बच्चों कि जो भी स्पीसीज़ है वो क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। इसलिए प्रत्येक जीव जो दुनिया में पाया जाता है, धरती पे अवेलेबल है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो जीव जंतु हो, तो वो क्या करता है, प्रजनन करता है। ठीक है, फिर हमने जनन के दो प्रकार पढ़ा था। एक तो हमने बात करी थी लैंगिक जनन की, दूसरा हमने बोला था अलैंगिक जनन। ठीक है, एक तो क्या था अलैंगिक जनन, दूसरा क्या था लैंगिक जनन। ठीक है, तो हम उस दिन हमने जो पढ़ा था वो था ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन या ए अलैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन में क्या होता है, केवल एक ही पेरेंट की आवश्यकता होती है, जबकि लैंगिक जनन में दो पेरेंट्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अलैंगिक जनन क्या है कि ये सिंपलेस्ट है और निम्न जीव जंतुओं में और एक कशेरुकी जंतुओं में, ठीक है, यानी कि अमीबा पैरामीशियम में होता है। ठीक हो गया बच्चों? और फिर हमने इसके बहुत सारे क्या पढ़े थे, प्रकार भी पढ़े थे, जैसे कि द्विखंडन पढ़ा था, बहुखंडन पढ़ा था, पुनरुद्भवन पढ़ा था, कायिक प्रवर्धन पढ़ा था, बीजाणु समागम पढ़ा था। ठीक है, तो हमने जो कायिक प्रवर्धन पढ़ा था उसका क्या उपयोग है, देखिए कायिक प्रवर्धन में क्या होता है कि जैसे हमारा आलू है, ठीक है, गन्ना है, केला है, केले में आपने कभी बीज बनते हुए नहीं देखे होंगे। तो जिन पेड़ पौधे जिनमें बीज नहीं बनते हैं वहाँ पर क्या करते हैं, हम कायिक प्रवर्धन करते हैं। जैसे गुलाब के फूल में है, तो ऐसे जो पेड़ होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, कायिक प्रवर्धन द्वारा क्या कर सकते हैं, उनको क्या कर सकते हैं, एक से दो या तीन चार प्लांट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, हम कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको बताया था कि जैसे आलू है, इसमें कलिकाएँ निकली, हमने इसको काटा तो इतने ही इसमें क्या हो जाएंगे, संतति कोशिकाएँ हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सब किस में आया आपका, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन में। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं लैंगिक जनन की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, लैंगिक जनन की, लैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन क्या हुआ कि जहाँ पर क्या होता है, टू पार्टनर विल बी मस्ट, यानी कि एक क्या होना चाहिए, मेल पार्टनर होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, फीमेल पार्टनर होगी, तभी जो लैंगिक जनन है वो क्या है, पॉसिबल हो पाएगा। केवल सिंगल पेरेंट लैंगिक जनन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इससे पहले हम एक चीज़ आप बताते हैं आपको। आपने नोटिस किया होगा कि ह्यूमन का बच्चा क्या होता है, ह्यूमन ही होता है। ठीक है, और एलिफेंट का बेबी एलिफेंट ही होता है, या ऐसा तो नहीं है कि वो डॉगी को जन्म दे दे। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो हमारे, जैसे आपने 9th क्लास में क्या पढ़ा है, केंद्रक पढ़ा, यानी कि कोशिका पढ़ी है। ठीक है, 9th में आपने क्या पढ़ी है, कोशिका, और कोशिका में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, कोशिकांग होते हैं। ठीक है, तो कोशिका के अंदर क्या होता है, इस तरीके से केंद्रक होता है। ठीक है, और केंद्रक के अंदर क्या होता है, हमारा आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक है, कोशिका है, कोशिका में क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, राइबोसोम भी होते हैं, लाइसोसोम भी होते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें होती हैं, और बीच में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, जिसके अंदर क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए क्या रहता है, स्थित रहता है, जो क्या करता है, आनुवांशिक गुणों को, ठीक है, आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है। ठीक है, मतलब हम अपने पेरेंट्स के जैसे हैं। ठीक है, और हमारे जो बच्चे होंगे वो हम जैसे होंगे। तो ये सारी सूचना कि हम क्या है, ह्यूमन है, डॉग हैं, प्लांट्स हैं, ये सारी सूचना किसके पास निहित रहती है, डीएनए के पास निहित रहती है, वो ही ये सारी चीज़ें करता है। तो जब क्या हो रहा है कि जब हमारा युग्मक फॉर्मेशन होता है, ठीक है, यानी कि अंडाणु या शुक्राणु बनता है, तो वहाँ पर जो हमारा केंद्रक के अंदर डीएनए होता है वो अपने को रेप्लिकेट कर देता है, अपनी प्रतिकृति बना देता है। जैसे इस तरीके से समझेंगे, ये डीएनए है, ये क्या करेगा, जब भी इसमें अंडाणु और शुक्राणु बनेगा, अभी इसको समझाएंगे आपको, तो ये क्या करेगा, अपने एक डीएनए को कितने भागों में बांट देता है, दो भागों में बांट देता है, एक अपने पास ही रहने देता है और एक संतति में ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि डीएनए क्या करेगा, पहले रेप्लिकेट होगा, अपनी ही जैसी कॉपी बनाएगा, और उसको क्या करेगा, अपने संतान को पास आउट कर देगा और अपने पास रखेगा। तो ये क्या हो गया, हमारा डीएनए, जैसे हम देखें चित्र में। ठीक, तो डीएनए का फुल फॉर्म आपको पता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड।
ठीक। तो हमारे केंद्रक में जैसे दिख रहा है, आप सेल देख रहे हो, ठीक। इसमें ये न्यूक्लियस लगा हुआ है, ठीक। न्यूक्लियस में क्या है, डीएनए है, ठीक है। तो डीएनए क्या करेगा, अपनी जैसे इसकी एक कॉपी और बना देगा। जैसे अभी बताया था आपको, ये एक डीएनए है, रस्सीनुमा स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या करेगा, जब भी अंडाणु शुक्राणु बनेगा यानी कि जनन की प्रक्रिया होगी, तो उससे पहले जो डीएनए होता है अपने को क्या करता है, प्रतिलिपि बनाता है, ठीक है। प्रतिलिपि बनाता है ताकि क्या रहे, एक कॉपी उसके पास, ठीक है, एक कॉपी उसकी संतति के पास चले जाए और एक कॉपी उसके पास रहे, क्योंकि डीएनए ही वो चीज़ है जो कि आनुवांशिक सूचनाओं को, जैसे आनुवांशिक सूचनाएं क्या हुई कि किसी के आँख का कलर कैसा है, ठीक है, किसी के बालों का कलर कैसा है, ठीक। तो उसकी हाइट कौन डिसाइड करेगा, ये सारी चीज़ें क्या करता है, डीएनए के पास सूचनाएं रहती हैं, ठीक है। अगर आपके डीएनए को देखेंगे तो वो आपको बता देगा कि क्या है, आँख का कलर कैसा है, बाल का कलर कैसा है, हाइट कैसी है, ठीक है, कान किस तरीके से हैं, बाहर को हैं या चिपके हुए हैं, ठीक। तो सारी चीज़ें किसके पास निहित रहती है, सूचनाएं, आनुवांशिक सूचनाएं डीएनए के पास क्या रहती है, निहित रहती है, ठीक है। तो जब भी कोई कोशिका क्या करती है, डिवाइड करती है, तो उससे पहले क्या करती है, अपने ही डीएनए की एक कॉपी बना ले, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, डीएनए प्रतिलिपिकरण, ठीक। अच्छा, अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हमारा पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, ठीक है। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन मतलब लैंगिक जनन क्या हुआ, अभी बताया था मैंने कि लैंगिक जनन क्या होता है कि जहाँ पर दो पार्टनर मेल और फीमेल क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, उसके बिना युग्मक फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। क्यों होते हैं दो पार्टनर, देखिए जो मेल होगा वो क्या बनाएगा आपका, ठीक है, अगर फूलों की बात करें तो वो क्या बनाएगा आपका, पराग कण, ठीक है, यानी कि ये क्या बनाएगा, नर भाग को बनाएगा। और फीमेल क्या बनाती है, वो क्या बनाती है आपका अंडाणु, ठीक है। तो इसलिए क्या चाहिए हमको, दो पेरेंट्स की आवश्यकता होती है। जो मेल होगा वो क्या बनाएगा, परागकण बनाएगा, ठीक है, और जो फीमेल होगी वो क्या करेगी, अंडाणु बनाएगी, ठीक है। इसको समझने के लिए पहले आपको क्या करेंगे, फूल का चित्र देखेंगे। जैसा आपने फूल तो रोज़ ही देखते हो आप लोग अपने आसपास, तो उसमें क्या होता है, कभी आपने गौर किया होगा कि सबसे बाहर से क्या होता है, इस तरीके से हरे बाह्य दल लगे रहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कलर्ड इस तरीके से पंखुड़ियाँ लगी रहती हैं, ठीक है। अगर अब उसको आप गौर से देखेंगे तो उसमें अंदर क्या लगे रहते हैं, इस तरीके से पुंकेसर लगे रहते हैं, ठीक है, पुंकेसर लगे रहते हैं। और एक बीच में क्या लगा रहता है, स्त्रीकेसर लगा रहता है, जिसका नीचे का जो भाग होता है वो फूला हुआ होता है, ठीक है। तो जैसे इसमें सबसे बाहर का भाग क्या हो गया हमारा, बाह्य दल, ठीक है, हरा भाग होता है बाह्य दल, ये क्या हो गया आपका, कलर्ड भाग दल हो गया। और ये येलोविश जो है ये क्या हो गया आपका, पुंकेसर यानी कि नर भाग, ठीक है, पुंकेसर यानी कि नर भाग। और ये क्या हो गया आपका, स्त्रीकेसर, स्त्रीकेसर यानी कि क्या हो गया, ये फीमेल भाग, ठीक है। तो किसी भी फूल में ये चारों चक्र आपको मिलते हैं, प्रायः मिलते हैं, ये बताते हैं आगे, ठीक है। तो इसमें हम देखें अगर इस वाले चित्र में, तो सबसे बाहर से क्या लिखा है, बाह्य दल, फिर कलर्ड भाग को क्या लिखा है, दल, ठीक है। तो सबसे बाहर जो भाग फूल का भाग होता है वो बाह्य दल होता है, वो हमेशा हरे कलर का होता है। उसके बाद जो रंगीन पुष्प पंखुड़ियाँ होती हैं उनको हम दल बोलते हैं, ठीक है। फिर इसमें आप देखिए इस तरीके से यहाँ पे यह है पुंकेसर लगे हैं यानी कि नर भाग, ठीक है। उसके दो भाग हैं, ये जो मोटा वाला भाग है ये क्या है, परागकोश है, और ये जिससे ये जुड़ा हुआ है, इस तरीके से देखिए ये क्या है, इस तरीके से जुड़ा हुआ है। तो नीचे वाले को हम क्या बोल दे रहे हैं, तंतु बोल दे रहे हैं, फिलामेंट। और ये क्या हो गया आपका, परागकोश हो गया, जहाँ पर क्या होंगे, परागकण लगे हुए होंगे, ठीक है। दूसरी ओर देखें तो वो स्त्रीकेसर का भाग है, इस तरीके से, ये इस तरीके से स्त्रीकेसर का भाग है, ठीक है। इसमें सबसे ऊपर ये क्या है आपका, वर्तिकाग्र, सबसे ऊपर क्या होता है, वर्तिकाग्र, बीच वाले भाग को हम क्या कहते हैं, वर्तिका, और सबसे नीचे जो ये फूला हुआ भाग है इसको हम बोल देते हैं अंडाशय, ठीक है। तो यानी कि किसी भी स्त्रीकेसर की, किसी भी जो हमारी मादा भाग है उसके तीन भाग हैं। पहला क्या है, सबसे ऊपर वर्तिकाग्र, फिर कैसा है, बीच वाला वर्तिका, और सबसे नीचे क्या है, अंडाशय, ठीक है। फिर से दिखा देते हैं आपको, ये क्या है, स्त्रीकेसर है यानी कि मादा भाग है पुष्प का। सबसे ऊपर का भाग क्या है, वर्तिकाग्र,
वर्तिकाग्र, यानी कि जब भी यहाँ पे पराकण आएगा यहीं पर वो क्या करेगा, लैंड करेगा। ठीक है, इस तरीके से। दूसरा जो ये भाग है इसका नाम क्या है, वर्तिका। पहला क्या था, वर्तिकाग्र, दूसरा क्या है, वर्तिका, और ये तीसरा जो भाग है जो ये नीचे फुला हुआ भाग है इसके अंदर क्या है, अंडाशय है, तो इसके लिए इसका नाम क्या हो गया आपका, अंडाशय। ठीक है, तो किसी पुष्प में क्या होते हैं अब आप कल से देखिएगा, इसका पुष्प का एनालिसिस करिएगा, तो सबसे बाहर पंखुड़ियाँ होंगी, फिर दल आगे। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया आपका, परागकोश आएगा, ये इस तरीके से लगा हुआ। ठीक है, परागकोश हो गया यानी कि नर भाग। ठीक है, पुंकेसर, और ये क्या है आपका, स्त्रीकेसर। ठीक है, स्त्रीकेसर के 3 भाग हैं, सबसे ऊपर वर्तिकाग्र, नीचे वर्तिका और अंडाशय। यानी कि वर्तिका क्या कर रहा है, वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, अभी मैंने बोला कि किसी भी पुष्प में क्या होता है, ये 4 भाग मेनली पाए जाते हैं। ठीक है, तो जिस पुष्प में ये चारों ही भाग पाए जाएंगे, ठीक है, कौन कौन से भाग, बाह्य दल, दल, स्त्रीकेसर और पुंकेसर, उस पुष्प को हम कहते हैं द्विलिंगी पुष्प। ठीक है, यानी द्विलिंगी पुष्प। द्विलिंगी मतलब क्योंकि उसके पास क्या है, नर भाग भी है और कौन सा भाग भी है, मादा भाग भी। तो ऐसे पुष्प को हम क्या कहते हैं, द्विलिंगी, यानी कि बायसेक्सुअल, 2 सेक्स ऑर्गन्स हैं उसके पास, इसलिए वो क्या हो गया, द्विलिंगी या बायसेक्सुअल। ठीक है, दूसरा क्या होता है, ऐसा फूल जिसके पास 3 ही अंग होते हैं। ठीक है, 3 अंग क्या हो गए, बाह्य दल तो हो गई। ठीक है, बाह्य दल भी है, ठीक है, दल भी है, लेकिन जो अंदर का भाग है या तो उसके पास नर भाग होगा या उसके पास क्या होगा, मादा भाग होगा। ठीक है, जब क्या हो रहा है, केवल उसके पास 3 ही भाग होंगे। क्या क्या है वो भाग, बाह्य दल, दल और नर भाग, तो इसको बोलते हैं एक लिंगी पुष्प। ठीक है, और दूसरी कंडीशन भी हो सकती है, बाह्य दल, दल, ठीक है, और उसके बाद मादा भाग। तो क्या हो गया, 3 चीज़ें आ गई, तो वो क्या हो गया आपका एक लिंगी पुष्प। जैसा भी आपको चित्र दिखाती हूँ मैं, ये देखिए, कद्दू, जितने भी बेल वाले प्लांट्स होते हैं उसमें आपने देखा होगा कि 2 तरीके के फ्लावर लगते हैं। ठीक है, एक तो क्या होता है, फीमेल फ्लावर, जिसमें छोटा सा कद्दू या लौकी लगा रहता है और आगे को एक पुष्प होता है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उसका मादा फूल, यानी कि मादा भाग हो गया। ठीक है, जिसके पास क्या है, ओवरी है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, हमेशा एक छोटा कद्दू, जिस चीज़ का भी बेल होगी उसमें या तुरई है जो भी है, उसमें एक फल लगा हुआ, आगे को पुष्प होगा, तो वो क्या हो गया आपका मादा भाग। दूसरा क्या होता है, मेल फ्लावर होता है, जिसमें कि क्या हो रहा है कोई भी कद्दू या लौकी नहीं लगी रहती है, सिर्फ उसमें क्या लगे रहते हैं, इस तरीके से पुंकेसर लगे रहते हैं। ठीक है, तो आजकल बेल वाली जो पौधे हैं वो आ रहे हैं, अब जब उसमें फूल लगेंगे तब आप उसको देखिएगा। ठीक है, तो क्या है, इसमें देखिएगा, इसमें क्या है, बाह्य दल भी होगा, दल भी होगा और पुंकेसर होगा, यानी कि 3 ही पार्ट होंगे। ठीक है, इधर वाले में भी देखिए, अंडाशय है कद्दू लौकी के रूप में, उसके बाद क्या है, बाह्य दल भी है, दल भी है, तो इसमें भी क्या है, 3 भाग है। तो ऐसे पुष्प को हम क्या कह देते हैं, एक लिंगी पुष्प कह देते हैं। ठीक है, जिसके पास चारों सर्कल होंगे वो क्या होगा, द्विलिंगी या संपूर्ण पुष्प। जिसके पास 3 ही अंग होंगे वो क्या कहलाएगा, आपका एक लिंगी। ठीक है, तो क्या हो गया, जैसे गुड़हल का फूल है, सरसों का फूल है, मटर का फूल है, मोस्टली फूल क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, बायसेक्सुअल होते हैं, यानी कि उनके पास नर और मादा भाग दोनों ही पाए जाते हैं। कुछ पुष्प होते हैं वो एक लिंगी होते हैं, उनके पास क्या होते हैं, एक ही सेक्स ऑर्गन्स होता है, या तो मेल का होगा या तो फीमेल का। जैसे ह्यूमन बीइंग भी क्या है, एक लिंगी प्राणी, क्योंकि हम में क्या होता है, नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं, मेल और फीमेल अलग पाए जाते हैं, तो हम भी क्या हो गए, एक लिंगी हो गए। ठीक है बच्चों, अब जैसे कद्दू के ही फूल का उदाहरण आपको देते हैं, इसमें इसको हम क्या बोलते हैं, उभयलिंगी। ठीक है, क्योंकि क्या था, जो बेल है हमारी कद्दू लौकी की वो क्या है, एक ही बेल है, लेकिन वो 2 तरीके के क्या कर रहा है, पुष्पों को जनरेट कर रहा है, तो ये क्या हो गया आपका उभयलिंगी, भी इसको हम बोल सकते हैं, उभयलिंगी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, उभयलिंगी भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि बेल क्या है, लौकी कद्दू एक ही की है और वो 2 टाइप के पुष्पों को क्या कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, उभयलिंगी भी बोल सकते हैं। उभय मतलब 2 फूल पैदा करने वाला पेड़ या बेल कह सकते हैं। ठीक है, तो मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एक लिंगी पुष्प। और जिसमें क्या होगा, जैसे कि शुरू के चित्र में था ये वाले चित्र में, तो इसमें क्या है, देखिएगा क्या है, स्त्रीकेसर भी लगा हुआ है, पुंकेसर भी लगा हुआ है, बाह्य दल भी लगे हैं, दल भी लगे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा,
कैसा पुष्प हो गया? द्विलिंगी पुष्प हो गया। ठीक है बच्चों। अब देखिए हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? लैंगिक जनन की। ठीक है, तो लैंगिक जनन किसमें होता है कि ये हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यानी कि किसी भी पेड़ में तब तक जनन की प्रक्रिया नहीं हो सकती जब तक, जैसे हमने क्या करा, कोई सीड बोया तो तुरंत ही तो वो जनन नहीं करेगा। वो पहले क्या होगा, उसमें पत्तियाँ आएंगी, टहनियाँ निकलेंगी, उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे उसमें पुष्प आना शुरू हो जाता है। तो जब पुष्प आता है, यानी कि किसी पेड़ का रिप्रोडक्टिव अंग कौन है? उसका पुष्प है। ठीक है, फूल क्या है? पेड़ का रिप्रोडक्टिव यानी कि जनन अंग है, जिसके अंदर क्या पाए जा रहे हैं? 2 पार्ट पाए जा रहे हैं। एक तो क्या पाया जा रहा है? नर भाग पाया जा रहा है। दूसरा क्या पाया जा रहा है? मादा भाग पाया जा रहा है। नर क्या बनाते हैं? पराग कणों को बनाते हैं। ठीक है, पराग कणों को बनाते हैं। और मादा क्या करती है? अंडाणुओं का निर्माण करती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब भी हम कोई बीज बोते हैं वो तुरंत ही रिप्रोडक्शन यानी कि जनन करना शुरू नहीं करता है। पहले वो क्या करेगा? एक स्टेज तक बढ़ेगा। ठीक है, एक स्टेज बढ़ने के बाद उसमें क्या होती है? फ्लावरिंग होती है, पुष्प आते हैं। और पुष्प ही क्या है? किसी भी पेड़ का जनन अंग है, जिसके अंदर नर और मादा भाग होते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि नर जो भाग होता है वो क्या करता है? पराग कणों का निर्माण करता है। ठीक है, और जो मादा होती है वो क्या करती है? अंडाणुओं का निर्माण करती है। ठीक है, अंडाणुओं का निर्माण करती है। अब देखिए जो परागकण हैं वो क्या हैं? हल्के होते हैं, मोटाइल होते हैं, यानी कि गतिमान होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो मादाएं होती हैं यानी कि जो अंडाणु बना रहे हैं, अब देखिए पुष्प के अंदर क्या है? इस तरीके से नीचे अंडाशय है, ऊपर वर्तिकाग्र है। अगर क्या होगा, ये ही मोटाइल हो जाएगा तो ये क्या होगा? इधर उधर जाने में तो ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो इसलिए जो पुष्प का मादा भाग होता है हमेशा वो क्या होता है? स्थित होता है, यानी कि स्टेबल होता है। ठीक है, तो परागकण उसके पास आते हैं, ना कि वो परागकणों के पास जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब जनन क्या हुआ? जनन की क्रिया हुई जब क्या होगा कि नर युग्मक, अब आप बोलेंगे युग्मक क्या हुआ? तो जो परागकण है उनको ही हम क्या बोल देते हैं? नर युग्मक, क्योंकि वो क्या होते हैं? एन होते हैं। ठीक है, एक कोशिका होती है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, और दूसरा क्या है? मादा युग्मक। मादा युग्मक भी क्या हुआ? एक कोशिकी है। ठीक है, उसको भी हम क्या बोल देते हैं? एन बोल देते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो परागकण होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? युग्मक बोलते हैं। उनको हम एन से डिनोट करते हैं। ऐसी मादा को हम क्या करते हैं? एन से। अब क्या हो रहा है कि जब जनन की प्रक्रिया होगी तो ये दोनों ही क्या करेंगे? आपस में मिलकर 2n संरचना बनाएंगे। मैंने क्या कहा कि मादा से एक एन आया प्लस और नर से एक एन आया। ठीक है, अभी ये क्या है? आधे आधे हैं, इनको कंप्लीट होना है। तो इसमें हम क्या करेंगे? निषेचन की क्रिया कराते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं? आपके 2n हो जाते हैं। ठीक है, तो 2n को हम क्या बोलेंगे कि ये क्या करेगा? युग्मनज का निर्माण करेगा। युग्मनज का निर्माण करेगा और युग्मनज ही क्या करेगा? आगे जाके इसको भ्रूण में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि नए जीव में क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। और ये फिर बाद में क्या बन जाएगा? आपका बीज बन जाएगा, जिससे कि हमको नई संतति के लिए क्या मिल जाएंगे? बीज मिल जाएंगे। ठीक है, जनन की प्रक्रिया क्यों कर रहे हैं हम? जनन की प्रक्रिया इसीलिए तो कर रहे हैं कि किसी पेड़ में क्या हो जाए? बीज बन जाए, और उसकी पेड़ की मृत्यु के बाद भी उसके जैसे नए पेड़ों के जो बीज हैं वो हमारे पास आ जाए। तो इसलिए इसमें क्या हो रहा है कि जो पुष्प क्या है? किसी भी पौधे का जनन अंग है। उसमें क्या है? 2 प्रकार की रचनाएं हैं। एक तो क्या है? नर रचना है, नर भाग है, जिसको हम क्या कह दे रहे हैं? पुंकेसर कह दे रहे हैं। छोटी क्लास में भी आपने पढ़ा है। और मादा को हम क्या कह दे रहे हैं? स्त्री केसर कह दे रहे हैं। ठीक है, स्त्री केसर कह दे रहे हैं। तो स्त्री केसर और पुंकेसर क्या है? दोनों ही क्या करते हैं? एन युग्मक, यानी कि एक नर युग्मक उत्पन्न करता है, एक मादा युग्मक उत्पन्न करता है। दोनों का हम आगे क्या करते हैं? निषेचन करते हैं। ठीक है, निषेचन मतलब दोनों को मिला देना। निषेचन करना मतलब दोनों को मिला देना। तो ये क्रिया से क्या बनेगा? हमारे पास 2n बनेगा। और यही तो हम चाहते हैं कि 2n बने और 2n से क्या हो? किसका निर्माण हो जाए? बीज का निर्माण हो जाए, जो कि आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के लिए इसी प्लांट को क्या कर दे? रिप्लेस कर दे। तो जनन का मोटिव भी यही है कि किसी भी जीव
कोई भी जीव, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, अपने जैसे ऑफ स्प्रिंग यानी कि अपने जैसे संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है या अपने जैसे संतति उत्पन्न करता है तो वो जनन कहलाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि कोई फूल के प्लांट है, ठीक है, जैसे हम हजारी कोई ले लेते हैं, तो जब भी हम उसको दिवाली में बोते हैं, खिलते हैं ना उस वक्त फूल, तो उससे पहले हम जब माला के रूप में अगर उसको खेत में डाल देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, या कहीं पर पेड़ भी होगा तो उसके आसपास बहुत सारे पेड़ जम जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि लगाया तो हमने एक ही पेड़ था, लेकिन पुष्प क्या हो गए, उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो उसने क्या करे, अपनी संतति को यानी कि अपनी जनरेशन को सिक्योर करने के लिए आसपास बहुत सारे क्या कर दिए, नए प्लांट अपने ही जैसे उगा दिए, ताकि जो उसकी जनरेशन है या जो उसकी संतति है वो क्या हो, उसका उसी के जैसी हो और आने वाले समय में वो नष्ट ना हो सके। ठीक है बच्चों, समझ गए। अब आप देखिए, जैसे अभी मैंने कहा कि पुष्प क्या हो सकते हैं, एक तो एक लिंगी हो सकता है। ठीक है, एक लिंगी यानी कि जिसमें क्या होगा, या तो नर भाग होगा या तो क्या होगा, मादा भाग हो। ठीक है, फिर दूसरा हमने क्या बात करी थी, द्विलिंगी की बात करी थी। ठीक है, एक लिंगी पुष्प क्या हुए, जिसमें 3 चक्र होंगे, बाह्य दल, दल और पुंकेसर या स्त्रीकेसर। द्विलिंगी में क्या होंगे, चारों चक्र होंगे, बाह्य दल भी होगा, दल भी होगा, पुंकेसर भी होगा, स्त्रीकेसर भी होगा। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखिए कि जो हमारा स्त्री केसर है, स्त्री केसर का वर्तिकाग्र है, 3 भाग बताए थे ना, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो इसके पास परागकण आएंगे कैसे? ठीक है, तो उस परागकण आने के लिए क्या होता है, इसमें परागण की क्रिया होती है। ठीक है, किसकी क्रिया होती है, परागण की क्रिया होती है। ठीक, परागण है, हाँ इसको नोटिस करिएगा। एक तो क्या था, परागकण। ठीक है, 2 अलग अलग टर्म में देखिए, एक तो है परागण, दूसरा है परागण। परागकण क्या है कि जो क्या है, नर युग्मक एन है वो क्या है, परागकण है। परागण मतलब कि किसी परागकण का, ध्यान से सुनिए, किसी परागकण का पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना। जैसे यहाँ पे अलग से बना देते हैं हम वर्तिकाग्र, ये क्या है, वर्तिकाग्र। परागकण क्या है, ऊपर है। ठीक है, तो क्या हो गया कि परागकण का पुष्प के वर्तिकाग्र तक आना, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक आने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी, आपकी परागण कहलाएगी। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, परागगण। ठीक है, परागण मतलब कि परागकणों का, किसका, परागकणों का, किसके द्वारा, किसी भी एजेंट के द्वारा, हवा भी हो सकती है, पानी भी हो सकता है, कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, के द्वारा स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक आने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, परागगण कहलाती है। ठीक है, परागकण कहेंगे तो वो तो क्या हो गया, नर भाग हो गया। ठीक है, नर युग्मक हो गया। परागकण मतलब कि वर्तिकाग्र तक जब वो पहुंच जा रहा है तो उसको हम क्या कह रहे हैं, परागकण कह रहे हैं। ठीक है, अब परागण के बाद क्या होता है कि ये जो परागण है इसके अंदर इस तरीके से जाते हैं, और अंदर क्या लगा हुआ है, अंडाशय, अंडाशय लगा हुआ है। तो ये क्या करेंगे, परागकण इसके अंदर जाकर इसको क्या कर देते हैं, निषेचित कर देते हैं। यानी कि इसके पास एन है, अंडाशय के पास पहले से ही एन है, दूसरा एन किसकी क्रिया द्वारा आ रहा है, परागकण की क्रिया द्वारा आ रहा है। देखिए यहाँ से अंदर को आ रहा है वो, तो दोनों क्या हो गए, यहाँ पर आपस में मिल गए और इन्होंने क्या संरचना बना दी, 2n संरचना बना दी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये क्या बनेगा, बाद में बीज का निर्माण करेगा, या किसका निर्माण करेगा, फल का निर्माण। ठीक है, तो फल का निर्माण होता है, फलों के अंदर ही तो बीज होते हैं जिनको हम बोकर नई फसल को क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। समझ गए बच्चों, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन कैसे हो रहा है, लैंगिक जनन कि पुष्प क्या है, किसी भी पौधे का क्या है, जनन अंग है, और उसमें क्या है, एक तो नर भाग है, दूसरा क्या है, मादा भाग है। नर भाग का नाम क्या है, पुंकेसर। ठीक है, और मादा भाग का नाम क्या है, स्त्रीकेसर। दोनों ही क्या कर रहे हैं, पुंकेसर परागकणों को बना रहा है। ठीक है, परागकण को बना रहा है, और स्त्रीकेसर क्या इसको बना रही है, अंडाणु को बना रही है। दोनों ही क्या है, एन एन है, यानी कि सिंगल सेल है। अभी दोनों आपस में मिलकर क्या करेंगे, निषेचन की क्रिया करेंगे। ठीक है, निषेचन की क्रिया के द्वारा ये 2n हो जाएंगे और किसका निर्माण करेंगे, फल का निर्माण करेंगे, और फल के अंदर क्या होते हैं, बीज होते हैं। तो ये जो प्रोसेस है पूरी क्या कहलाती है, हमारी लैंगिक जनन। ठीक है, अब लैंगिक जनन
क्यों आवश्यक है? क्योंकि जो लैंगिक जनन होता है उसमें क्या आती हैं, विभिन्नताएं आती हैं। विभिन्नताएं क्या हुई अब? ठीक है, विभिन्नताएं क्या हुई कि जैसे हम हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, हमारे माता पिता के कुछ गुण ही हम में आते हैं, मतलब दोनों के ही गुण आते हैं। कुछ गुण माता के आते हैं, कुछ गुण पिता के आते हैं, ठीक है। तो लेकिन क्या होते हैं, हम उनकी जैसी कॉपी नहीं है, ठीक है। जैसे हमने जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे हमने गन्ना लगाया, ठीक है, गन्ने की टहनी लगाई या हमने गुलाब की टहनी लगाई, तो वो कैसा होगा, गन्ना ही जैसा होगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, उसकी कॉपी होता है। जैसे हम फोटो कॉपी करते हैं ना, कार्बन कॉपी, जितने ही गुण सेम इस गन्ना के होंगे वो ही उसके संतति वाले गन्ना के भी होंगे। या अगर हम आलू लगा रहे हैं तो आलू में जितने भी कैरेक्टर होंगे वो सारे ही एज इट इज़ विदाउट एनी चेंज उसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है कि क्योंकि यहाँ पर क्या है दो पार्टनर्स हैं, माता अलग अलग डीएनए है माता का और पिता का अलग डीएनए, दोनों के डीएनए क्या हो रहे हैं, यहाँ पर आ जाते हैं और क्या करते हैं, कुछ ना कुछ विभिन्नताएं लेके आते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ क्या होते हैं, विभिन्नताएं लेके आते हैं, विभिन्नता लेके आते हैं, ठीक है। विभिन्नता क्या हुई कि ना तो एक्यूरेट माता जैसा, ना तो एक्यूरेट पिता जैसा, वो कैसा होगा, अपने ही जैसा होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं, किसी का जन्म होता है ना, हम कहते हैं देखो इस बच्चे की नाक मम्मी जैसी है, इसकी ठुड्डी पापा जैसी है, तो हम मिलाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे माता पिता दोनों के ही डीएनए उसके पास आए हैं, मिले जुले गुण आए हैं। लेकिन बच्चा कैसे होता है, अपना ही जैसा होता है। तो ये क्या हो रहा है, जो अपना ही जैसा दिखना है वो क्या कहलाता है, विभिन्नता कहलाता है। वो ही उसको क्या करता है, एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए मदद करता है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए ठीक है। तो यहाँ पे मैं दो तरीके के बैक्टीरिया बना दे रही हूँ सिंपल वेज में आपको समझाने के लिए, ठीक है। एक बैक्टीरिया ब्लू है, एक ग्रीन है ठीक। अब क्या है कि क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। एक ये जो ब्लू वाला है ये क्या है, हीट रेजिस्टेंस है, यानी कि ये गर्मी में इस पर कोई ख़ास प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि जो ब्लू वाले हैं ज़्यादा गर्मी पड़ने पर इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग, गर्मी का सीज़न आने लगा है, तो कौन सा जो बैक्टीरिया है वो सर्वाइव करेगा, जो गर्मी को रेजिस्ट, जो गर्मी के लिए क्या है, गर्मी को अपने प्रति अनुकूलित कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि जो ब्लू वाले हैं वो सर्वाइव करेंगे, ठीक है, और जो ग्रीन वाले हैं वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या करती है, विभिन्नता वर्क करती है तो लैंगिक जनन में क्या होता है, हमेशा विभिन्नता होती है जो जीव को उसके वातावरण में सर्वाइव करने में, यानी कि जीवन जीने में क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है तो जब हम डीएनए प्रतिलिपि की बात कर रहे थे, तो डीएनए प्रतिलिपि इसीलिए बनाई जाती है ताकि माता पिता के जो गुण हैं वो किस में आ जाए, संतति में आ जाएं। और हर बार जो डीएनए होता है उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ नए पैटर्न बनते हैं, ठीक है। और वो क्या करता है, विभिन्नताओं को लेके आता है, और विभिन्नताएं क्या होती हैं, हमारे लिए आवश्यक होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब अभी हम बात कर रहे थे कि नर युग्मक कहाँ पहुँचता है, मादा युग्मक के पास पहुँचता है, और उसको हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं ठीक है। हमने क्या कहा कि जब नर युग्मक मतलब एन किसके पास पहुंच रहा है, अंडाशय के पास, यानी कि अंडाणु के पास पहुंच रहा है, और दोनों ये भी एन है और ये भी एन है, तो मिलके इन्होंने क्या बनाया, 2n बनाया। तो ये क्या हो गया, युग्मनज या भ्रूण हो गया, ठीक है। तो यही हमको चाहिए था। तो ये क्रिया क्या कहलाएगी, निषेचन। इसी के उपरांत क्या बनेगा, पुष्पीय पादपों में फल का निर्माण होगा और बीज का निर्माण होगा, ठीक है। जो आप फल खाते हो ना, सेब है, अनार है, सारी चीज़ें खाते हो, उसके अंदर विभिन्न बीज होते हैं। तो उन बीजों को हम जब बोते हैं तो उससे नए प्लांट्स उगते हैं। तो ये क्या होगी, निषेचन की क्रिया ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, परागगण, ठीक है। परागकण और परागण में तो अंतर समझ आ गया। परागण मतलब कि परागकण का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक तो क्या है, स्वपरागण, दूसरा क्या है आपका, पर परागण, ठीक है। स्वपरागण और पर परागण तो स्वपरागण क्या हुआ कि क्या हो रहा है, इसमें किसी भी माध्यम की कोई खास आवश्यकता नहीं पड़ती है। माध्यम मतलब क्या हुआ कि माध्यम क्या हो सकते हैं, जैविक भी हो सकते हैं, ठीक है, और कैसे हो सकते हैं, अजैविक भी हो सकते हैं, ठीक है। जैविक मतलब जीवित, अजैविक मतलब नॉन लिविंग,
ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए जो स्वपरागण है, ठीक है, स्वपरागण मतलब स्वतः होने वाला परागण, ठीक है, जैसे समझाते हैं आपको। इसमें क्या है, देखिए ये जो चित्र है फूल का, ये कैसा है पहले तो ये बताइए मुझे। दोनों ही इसमें क्या है, 4 चक्र पाए जा रहे हैं, बाह्य दल, दल, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। तो इसका मतलब ये फ्लावर क्या है, कंप्लीट फ्लावर है, द्विलिंगी है। तो इसके पास क्या है, वर्तिकाग्र भी है, यानी कि नर भाग भी है, मादा भाग भी है, परागण भी बन रहे हैं, और बगल में क्या है आपका, अंडाणु भी है। तो सीधे परागण क्या हो गए, परागकोश से निकल के कहाँ पहुँच गए, इसी के वर्तिकाग्र तक पहुँच गए। तो इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ी, ना ही हमको वायु की आवश्यकता पड़ी, ना ही हमको जल की आवश्यकता पड़ी, ना ही हमको कीटों की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्वपरागण, स्वतः होने वाले परागण। और ये क्या होगा, एक ही पुष्प के अंदर होगा। जो पुष्प क्या हो गया, बाइसेक्सुअल होगा, द्विलिंगी होगा, जिसके पास दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स है और दोनों ही एक साथ मैच्योर होते हैं। परागण किसमें गिर जाता है, वर्तिकाग्र में गिर जाता है, और वर्तिकाग्र में गिरने के बाद वो कहाँ पहुँच जाता है अंडाशय के पास पहुँच जाता है, और यहाँ पर क्या होता है, फल बनने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो ये क्या कहलाया, हमारा स्वपरागण, ठीक है। स्वपरागण क्या है कि परागकोश से परागकणों का कहाँ तक पहुँचना, अंडाशय के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। और स्वपरागण क्या होता है कि उसी फूल का पुंकेसर के परागण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर गिरने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, आपकी स्वपरागण, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास, परपरागण, ठीक है, परपरागण, ठीक है। परपरागण क्या हुआ, देखिए इसमें 2 फूल, जैसे एक फूल तो ये है, दूसरा क्या है, इस यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और इसमें क्या लगे हैं, देखिए इसमें क्या है, पुंकेसरी पुंकेसर है, ठीक। दूसरा यहाँ बगल में बना देते हैं इसमें क्या है, केवल अंडाशय है, ऊपर वर्तिकाग्र है और नीचे क्या है, अंडाशय है, ठीक है। और इसकी पंखुड़ियाँ बना देते हैं, ठीक है। अब क्या देखिए, ये भी क्या है, एक लिंगी पुष्प है, बगल वाला भी एक लिंगी पुष्प है। तब क्या हो रहा है कि एक ही पेड़ के पुष्प या दूर दूर के एक ही जाति के होने चाहिए, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, दोनों आपस में क्या करेंगे कि ये क्या है, नर भाग है, ठीक है, और ये वाला क्या भाग है, इसको मादा है, इसके पास मादा अंग है और इसके पास क्या है, नर अंग है, ठीक है। तो ये क्या होगा, जब भी इसके परागकण क्या होंगे, मैच्योर होंगे, ठीक है, परागकण बनेंगे, तो वो क्या हो रहा है, हवा के द्वारा भी इसके पास जा सकते हैं, ठीक है। कीट के द्वारा भी इसके, जैसे मधुमक्खी है, भंवरे हैं, तितली हैं, उसके पास के द्वारा भी इसके पास जा, मतलब किसी न किसी एजेंट की इसको आवश्यकता पड़े, किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता जब पड़ती है तो वहाँ पर कैसा परागण हो जाता है, आपका परपरागण हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब 2 प्लांट, जो अलग अलग पेड़ों के 2 प्लांट, पेड़ों के जो पुष्प हैं उनमें आपस में क्या हो, परागकणों का ट्रांसफ़र हो, यानी कि एक पेड़ के परागकण दूसरे पुष्प के मादा भाग तक आ रहे हैं, अंडाशय तक आ रहे हैं, वर्तिकाग्र में गिर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, आपका परपरागण कहलाएगा, ठीक है। तो ये कितने प्रकार का होता है, देखिएगा। पहला वाला जो होता है हमारा वो है वायु परागण, ठीक है, वायु परागण। वायु परागण क्या हुआ कि इसमें क्या हो रहा है, हवा के द्वारा परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक आ रहे हैं, ठीक है। वायु के द्वारा क्या हो रहा है कि जो परागकण हैं वो उड़ते हुए कहाँ आ रहे हैं, इस वर्तिकाग्र तक आ रहे हैं, तो वायु परागण। अगर जल द्वारा आएंगे, जैसे जो जलीय पौधे होते हैं, ठीक है, जो पानी के अंदर पाए जाते हैं, जैसे वेलिसिनेरिया है, हाइड्रिला है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, जल के द्वारा अगर परागकण कहाँ पाए जा रहे हैं, मादा के पुष्प तक, मादा के वर्तिकाग्र तक पाए जा रहे हैं, यानी कि मादा जनन अंग तक पाए जा रहे हैं, तो वो जल परागण हो गया, ठीक है। तीसरा इसमें क्या होता है, कीट परागण, ठीक है। कीट परागण तो नॉर्मल है, आप लोगों ने देखा होगा कि पुष्प पे मधुमक्खियों को घूमते हुए देखा होगा, तितलियों को घूमते हुए देखा होगा, ठीक है। अगर मधुमक्खियाँ और तितलियाँ अगर हमारा परागकण की क्रिया नहीं करती तो हमारे जितने भी अनाज हैं वो कभी क्या होते हैं, अनाज में डेवलप ही नहीं हो पाते, ठीक है। तो जब निषेचन की क्रिया होती है, मैंने क्या कहा अभी, जब निषेचन की क्रिया होती है उसके बाद ही किसका फॉर्मेशन होता है, बीज का फॉर्मेशन होता है। तो बीज क्या है, गेहूँ, चावल है, फल जितने भी बनते हैं सब किसके बाद बनते हैं, निषेचन की क्रिया के बाद है। निषेचन की क्रिया कैसे होती है, लैंगिक जनन के द्वारा होती है, ठीक है। तो
तो परागण क्या हो गए, एक तो क्या हो गया हमारा स्वपरागण हो गया, जो फूल क्या होते हैं एक ही फूल के अंदर स्वतः ही हो जाता है, वो स्वपरागण करके निषेचन करके फल या बीज बनाते हैं। दूसरा क्या है परपरागण, वो कैसा हो सकता है, वायु परागण भी हो सकता है वायु के द्वारा, ठीक है। और दूसरा क्या कहा, जल परागण भी हो सकता है, जल वायु, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके अजैविक माध्यम हो गए, ठीक है। और अगर हम जैविक माध्यम की बात करें तो क्या हुआ, जैविक माध्यम में क्या हो गया आपके कीट, मधुमक्खी है, तितली है, भौरा है, ठीक है, यहाँ तक कि चमगादड़ है, घोंघा है, ठीक है। सारे ही जितने भी एनिमल होते हैं लगभग सभी के द्वारा कभी ना कभी परागण की क्रिया पूर्ण होती है, ठीक है बच्चों। और क्या हो रहा है, जो रात के पुष्प होते हैं वो कैसे होते हैं, खुशबू वाले होते हैं। दिन के जो फूल होते हैं ना परागण के लिए, अब आप देखिए पुष्प इतने रंगीन क्यों होते हैं, सोचिए। किसी कलरफुल फूल को देखकर आपका मन भी ललचाता है ना कि हम इसको ले लें। तो इसमें जो कलरफुल है इसके लिए क्यों बनाया है ये कलरफुल, ताकि जो कीट पतंगे हैं इसके पास क्या हो आ सकें। इसके पास आने का मतलब क्या है कि वो परागण की क्रिया को पूरा कर सके। और ये क्या हो रहा है कि इसके पास क्या होता है, कुछ पौधे तो ऐसे होते हैं फूल कि जो कीड़े पतंगों को क्या करते हैं, यहाँ पर एक मकरंद पाया जाता है, मीठा पदार्थ पाया जाता है। जैसे कोई कीट यहाँ पर आया वो मीठा पदार्थ पाने के लिए, और जो यहाँ पर इसके पास क्या लगे थे, परागकण लगे थे, वो उसके क्या हो रहे भंवरे के पैरों के द्वारा, पंखों के द्वारा क्या हो रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में चले जा रहे हैं। जैसे यहाँ दिखाते हैं आपको, रुकिए, ये देखिए। तो इसमें क्या कर रही है ये तितली, क्या हो रही है इसके फूल में बैठी हुई है। अब ये बैठी है तो क्या करेगी, इसके पंखों में या इसके पैरों में क्या हो जा रहा है, परागण लग जा रहा है। जब ये उड़ के दूसरे पुष्प में जाएगी तो इसके परागण क्या हो जाएंगे, इसके साथ दूसरे पुष्प में चले जाएंगे, वर्तिकाग्र तक। इस तरीके से क्या होगी, निषेचन की क्रिया पूर्ण हो जाएगी। ये देखिए, ये क्या है आपका वायु वाटर, जल परागण। तो जल के द्वारा क्या हो रहा है, इसमें परागण की क्रिया हो रही है, तो ये जल परागण हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि विभिन्न चीज़ों के द्वारा, विभिन्न माध्यमों के द्वारा क्या होता है, परपरागण की क्रिया होती है, ठीक है। तो ये स्वपरागण का चित्र है, देखिए कि क्या है, एक ही पेड़ में दो पुष्प लगे हैं, एक इस टहनी में लगा है, एक इस टहनी में लगा है। अच्छा, अब ये जो फूल के जो ऑर्गन है देखिए कैसे हैं, ये क्या है, मादा भाग है, ठीक है, और ये कैसा है, नर भाग है। इसमें भी देखिए ये नर भाग है और ये क्या है, मादा भाग है, ठीक है। तो आपस में क्या है, इसी पुष्प का इसी पुष्प में भी हो सकता है, या इन दोनों पुष्प का आपस में हो सकता है। तो ये क्या पास पास है, तो इसलिए क्या हो गया इनमें सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि स्वपरागण। कैसा, स्वपरागण, ठीक है। तो ये स्वपरागण किसमें होता है, जो बायसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, ठीक है, समझ गए। स्वपरागण क्या हो गया कि परपरागण क्या हो गया, तो दोनों ही क्यों किए जाते हैं, ताकि जो परागकण है क्यों किए जाते हैं, जो कि जो परागकण है वो कहाँ तक पहुँच सकें, अंडाशय तक पहुँच सके। जैसे ये क्या है, मादा का क्या है, ये अंडाशय है, ऊपर क्या है आपका वर्तिकाग्र है, बताया था शुरू में, ये वर्तिका है, ये अंडाशय है, और अंडाशय के अंदर क्या होता है, अंडाणु होता है, ठीक है। तो परागण क्या हुआ, जैसे यहाँ पे परागण है, अभी अंदर आएगा और दोनों आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। पहले से एक एन अंदर था, एक एन ये लेके आया, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो क्या होगा, 2n हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि क्या होगा, फल का निर्माण हो जाएगा। तो फल ही तो हमें चाहिए, या फल के अंदर क्या होते हैं, बीज होते हैं, वही तो हमें चाहिए। तो ये निषेचन के बाद की सारी क्रियाएं। अब क्या हो रहा है कि जब निषेचन क्या हो रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है, तो क्या होता है कि जितने भी ये बाह्य दल हैं और ये दल हैं, पुंकेसर हैं, और ये वर्तिकाग्र वाला जो पोर्शन है वो क्या होता है, सूख कर गिर जाता है, और जो रेस्ट अंडाशय होता है, जैसे फिर से दिखाते हैं आपको, हमारा जो अंडाशय था वो इस तरीके से था, देखिए इसके अंदर क्या था, अंडाणु था, जो क्या है इस तरीके से बना होता है, और इसमें एन ऑलरेडी है। इसके पास क्या जा रहा है, परागकण जा रहा है, ठीक है, परागकण जा रहा है, अंदर गया और इसने इसको फ्यूज़ कर लिया, यानी कि एक एन ये था, एक एन परागकण था, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, यहाँ पर 2n संरचना बना दी, ठीक है, 2n संरचना बना दी।
कैसी संरचना 2n। अब क्या हो रहा है, मैंने कहा कि जब निषेचन की क्रिया पूर्ण हो जाएगी तो जो इसके बाहर क्या थे, बाह्य दल लगे हुए थे, दल लगे हुए थे, वो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, हमारी गायब हो जाती हैं। इस तरीके से क्या हो जाएंगी, सारी चीज़ें गायब होने लगी। ये सारी चीज़ टूट कर गिर जाएगा और ये जो अंडाशय है ये किस में बदल जाएगा, आपका फल में बदल जाएगा। ठीक है, और ये फल क्या होता है, खाने योग्य होता है और इसके अंदर क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, बीज होते हैं, जिन बीजों को बोकर हम फिर नई फसल उगाते हैं। ठीक है, तो ये सारा क्या हो गया आपका पुष्पीय पादपों में निषेचन की क्रिया या लैंगिक जनन। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, फिर कल हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक